नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में फ्रेंड्स। और फाइनली अब आपके पास टोटल जो टाइम बचा हुआ है मात्र 55 दिन। मैं बात कर रहा हूँ 17th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और अभी भी आप जो है 110 प्लस नंबर ला सकते हैं। ध्यान दें, मैं आपको इस वीडियो में वही टॉपिक बताऊंगा जहां से बीपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और बीपीएससी का इतिहास रहा है 38वीं बीपीएससी की मैं बात कर लूं यहां से लेके और 69 69वीं बीपीएससी के बीच में जो भी टॉपिक से मतलब कितने टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं वही टॉपिक लिखूंगा। और मैं यहाँ पे वो भी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक को आपको छोड़ना ही नहीं है, मतलब कि बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आता ही है। चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, स्पेशल बिहार हो या करंट अफेयर्स हो, मैं सारे सेक्शन का टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप खुद से लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब बहुत सारे फ्रेंड्स का ये भी था कि अभी मेरा मॉक टेस्ट में जो है बहुत कम नंबर आ रहा है ना, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समस्या होता है तब जबकि चूंकि यहाँ पे मैं जो टॉपिक बताऊंगा चाहे ट्रिक के माध्यम से हो, चाहे पिक्टोरियल फॉर्म में हो या डायग्रामिकली हो, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। हम लोग करते क्या है, 10 बुक को पढ़ने के चक्कर में एक भी टॉपिक हमारे माइंड में सही से नहीं जो है रहता है, और यही कारण होता है कि कंफ्यूजन में आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को कर देते हैं गलत। तो ये छोटे छोटे गलती नहीं करना है। अभी मैं बताऊंगा कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी सेक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो भी अपने माइंड में कैसे उसे सेट करना है वो करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं हालांकि ये टॉपिक मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे अभी जो बताने वाला हूं मतलब इंपॉर्टेंट होगा, जहां से क्वेश्चन आता ही है और उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये सारा टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कि क्या ये 17वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, या जो तिथि तय की गई है कि इस डेट में एग्जाम होगा, तो मैं इसके बारे में मैं क्या बोलूं। ऐसी मानसिकता के लोगों को भाई मैं कह रहा हूं नहीं निकलेगा प्री, कंफर्म है बीपीएससी होना है और 30 सितंबर आयोग के द्वारा अभी तक तय की गई है डेट में, और मैं इसके बारे में कई बार बता चुका हूं, है ना। अगर आपको लगता है कि एग्जाम दिसंबर में हो रहा है, जनवरी 2025 में हो रहा है, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए। जो सीरियस कैंडिडेट है मैं उसके लिए ही वीडियो बनाता हूँ, टाइम पास वाले के लिए नहीं बनाता हूँ, ठीक है। अभी भाग सकते हो वैसे लोग है तो। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको ये टारगेट मान के चलना है कि भाई मेरा 30 सितंबर का एग्जाम है और यही तिथि आपको ध्यान में रख के सारी चीजें करना है, और 55 दिन में आपको सब कुछ कर लेना है। मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, अभी मैं बताऊंगा इसका क्या सोल्यूशन है। और एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, मॉक टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहा है ना भाई, तो ये जो है ना मान लीजिए आपका 50 आ रहा है तो 30 नंबर और इसमें जोड़ लीजिए, मतलब कि आपके एग्जाम में जो नंबर आएगा ना, जो एग्जाम का जो पेपर होता है ना, उसमें मान लीजिए आज किसी का 70 आ रहा है तो एग्जाम में आपका नंबर जो आएगा वो 100 के आसपास में आएगा। तो 25-30 नंबर सोचिए कि भाई मेरा एक्स्ट्रा नंबर आएगा। हाँ, लेकिन कोशिश करिए कि मॉक टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए, ठीक है, और लाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसे अब इरेज कर लेता हूँ नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है। आपको क्या करना है और अभी क्या नहीं करना है, कौन कौन से टॉपिक, और दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स कि इस टॉपिक के लिए कौन सा सोर्स हमें यूज करना है, कौन कौन से बुक को पढ़ना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबके मन में। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों का डर है ना भाई, डर खत्म हो जाएगा, इतना कर लीजिए। अभी मैं जितना बताऊंगा, ठीक है, अभी बताऊंगा सारे सेक्शन। तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ फ्रेंड्स, अभी दिख रहा है ना आपको, हाँ। मैं इधर बंद कर दूं तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको याद थोड़ा सा दिला देता हूं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आपके बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें फ्रेंड्स तो 150 क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन होता है। 150 क्वेश्चन में देखा जाए तो यार टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन को आपको फास्ट में रीड करना है, फास्ट में चीजों को जो है क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही घंटा का टाइम है, ठीक है। और निगेटिव की मैं बात करूं तो आप सबको पता है भाई 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। और कुछ फ्रेंड्स का ये भी है कि मॉक टेस्ट में हम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो मैं अभी भी कहूंगा आप क्या करिए, जब शुरू कर रहे हैं मॉक टेस्ट तो लगभग कम से कम 140 के आसपास में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है, इतना करिए। अब ऐसा नहीं कि भाई 140 क्वेश्चन में कर रहे हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे मॉक टेस्ट में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे 2 घंटा में पूरा क्वेश्चन को आपको देखना है और अच्छे से करना है, ठीक है। ये भी तो आपके एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा इसका नेचर देख लीजिए। मैं यहाँ पे दोबारा कह रहा हूँ, आपका जो प्री एग्जाम को क्लियर करवा देता है ना बीपीएससी का 4 ही सेक्शन आपको आपका प्री एग्जाम को क्लियर करवा देता है। सही सुन रहे हैं, बीपीएससी का आपका प्री एग्जाम की मैं बात करूं ना तो मतलब कि ऑन एन एवरेज स्टूडेंट भी रहता है ना, तो भाई प्री एग्जाम को अच्छा से क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बस उतना कर लीजिए, है ना। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है ये हिस्ट्री का, अभी मैं इसका टॉपिक भी बता दूंगा हिस्ट्री का।
जिसका फ्रेंड्स आप सबको पता है कि इसका जो दायरा रहता है लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास में। नेक्स्ट है आप लोग का यहाँ पे हिस्ट्री के बाद यहाँ पे साइंस का, और इसका भी अगर मैं दायरा की बात करूं तो लगभग 30 क्वेश्चन का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है आप लोग का बिहार स्पेशल का, बिहार स्पेशल, और इसका मैं दायरा की बात करूं तो लगभग 20 क्वेश्चन रहते हैं। और अगला जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स, और इसका दायरा की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन रहता है। यार ये 4 सेक्शन आपको बीपीएससी का प्री क्लियर करवा दे रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको? नहीं है तो भाई आप देख लीजिए, आप देख रहे हैं मुझे पता है। ये 4 सेक्शन आपका बीपीएससी का प्री एग्जाम क्लियर करवा देता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है, अच्छा यहाँ पे मैं मैथ भी इंक्लूड कर देता हूँ, साइंस प्लस मैथ्स का 10 क्वेश्चन रहता है, मैथ और रीजनिंग मिला के, मैथ्स प्लस रीजनिंग। अभी मैं सबका टॉपिक बताऊंगा, जरा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये 4 सेक्शन हिस्ट्री, साइंस, स्पेशल बिहार और करंट अफेयर्स आपका बीपीएससी का प्री, ये 4 ही पिलर है जहां से क्लियर होता है, ठीक है। बाकी सेक्शन भी मैं नहीं कर रहा हूं कि भाई आप छोड़ दो, नहीं छोड़ना है। अगला जो है आप लोग का अगला सेक्शन में यहाँ पे लिख देता हूं, और ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद आपका इंडियन पॉलिटी, उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स, है ना। ये इसको यहाँ पर रख लीजिए भाई, अलग में ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो अब यहाँ पे आप कहेंगे कि भाई अच्छा ये बता दीजिए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में जो आया हूँ भाई इन्हीं चीजों के लिए आया हूँ कि भाई आज से आप क्या करेंगे, इसी टॉपिक को बार बार रिविजन करेंगे, और अपने माइंड में क्वेश्चन को देखो, ट्री का यूज करना है, ट्री का यूज करिए, मैं ये बताता हूँ। और जरूरी है बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्री एग्जाम को क्लियर करना है, तो कई बार मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं ऑलरेडी 4 बीपीएससी का पीटी मेंस और इंटरव्यू दे चुका हूँ। जो लोग बार बार प्री में फेल हो रहे हैं ना भाई, प्री निकालने का यही अप्रोच होता है सबका, जो भी प्री पास करते हैं, और ये मेंस में भी आपको काम देता है। मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। जैसे अच्छा हिस्ट्री में देखा जाए फ्रेंड्स, तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, तो इसमें हिस्ट्री का 3 सेक्शन होता है, ठीक है। प्राचीन भारत, है ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। फ्रेंड्स मैं बता दूं, विश्व का इतिहास से मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे, यहाँ से कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद साइंस में हम लोग देखने वाले हैं। साइंस में भी 3 सेक्शन है, आप सबको पता होना चाहिए, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आप सबको पता है, मुझे पता है ना। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के 3 सेक्शन है। तो पहले हम लोग जो है ये जो 35 नंबर जो आपको मैं बोला हूँ, जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, और 35 में मैं फिर से कह रहा हूँ आप 30 प्लस नंबर ला सकते हैं यहाँ से। साइंस में मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ पे यार 25 प्लस नंबर ला सकते हैं अभी भी, और लाना है आपको। ये मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना। स्पेशल बिहार तो इतना आसान होता है, 20 में 20 नंबर ला सकते हैं, एक भी नंबर नहीं कटने दीजिएगा। और करंट अफेयर्स के लिए जो हवा बना के रखे हैं ना, नहीं करना है भैया। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अभी भी जो है ना वन लाइनर क्वेश्चन, जो करंट अफेयर्स की बात करूं तो लगभग 80% क्वेश्चन वन लाइनर अभी भी आ रहा है, जाके पेपर उठा के जाके देख लीजिएगा। और 30 में आपको मैं कह रहा हूं यहाँ से 22 ही लाना है, लेकिन आप आराम से 25 प्लस क्वेश्चन को सही करेंगे, ठीक है। जो भी टॉपर रहा है यार, उनका यही अप्रोच रहता है। हाँ, वो जब आते हैं बताने तो बोल देते हैं कि भाई ये मैं रिविजन करूं, लेकिन दरअसल में उसका पीछे का कहानी कुछ और ही होता है, जो रिविजन करके जाते हैं। क्योंकि यार आप ही सोचे ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 2 घंटा का टाइम मिलता है, 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन को आपको नहीं बनाना है। तो जो इजी क्वेश्चन है वो तो सही करना ही करना है, आपको गलत होना ही नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, एक टफ क्वेश्चन आ जाता है, आगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते हैं। तो ये तरीका सब अभी से आपके अंदर होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा मॉक टेस्ट के लिए, तो पहले सारे सब्जेक्ट का जो कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ। अब एक एक करके सारा टॉपिक पे मेंशन करता हूँ। फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ही, और इंपॉर्टेंट में भी भाई 5 स्टार वाले जो टॉपिक होंगे उसे मैं दोबारा हाईलाइट कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप सबको पता है, हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे प्राचीन भारत का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके सारे चैप्टर को देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग मध्य कालीन भारत का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा उसे देखेंगे, और उसके बाद जो है आधुनिक भारत का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा उसे देखने वाले हैं। एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आता नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है फ्रेंड्स, जिसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस टॉपिक का नाम है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल,
ठीक है, दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ, स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। दूसरा टॉपिक है फ्रेंड्स आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, जो भी बोलिए। तीसरा चैप्टर आप लोग का है, अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से रखिएगा, वैदिक सभ्यता। देखिए वैदिक सभ्यता जब भी हम लोग कंप्लीट करते हैं तो वहां पे आपका टाइम पीरियड आपके माइंड में सेट होना चाहिए, है ना। और चूंकि वैदिक सभ्यता को जो है हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथा चैप्टर आप लोग का है फ्रेंड्स, आप सबको पता है, महाजनपद काल। महाजनपद काल, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। और आप सबको पता है कि अभी जो मैं चैप्टर बताया हूं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, 69 बीपीएससी में भी प्रश्न आया था, वैदिक काल से क्वेश्चन आता ही है, महाजनपद काल से क्वेश्चन आता ही है, और 69 बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था। और महाजनपद काल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 16 महाजनपद में जो है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो है वो खासतौर पर बिहार में है, तो उसे तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन बाकी भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा अभी हम लोग देखने वाले हैं। पांचवा चैप्टर है फ्रेंड्स यहाँ पे बौद्ध धर्म एवं जो है जैन धर्म। छठा चैप्टर है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मौर्य काल। सातवां चैप्टर है आप लोगों का गुप्त काल। और आठवां चैप्टर है गुप्तोत्तर काल, मैं कहूंगा इसलिए, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दक्षिण भारत का इतिहास भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत का इतिहास। ये है आपका प्राचीन भारत का इतिहास का टॉपिक। और मुझे पता है आप लोग इसे लिख लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तो कहूंगा भाई अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो चैप्टर बताया हूं, और ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपके जो है 10 नंबर, 9 से 10 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे। अगर स्पेशल बिहार के भी मैं यहाँ पे शामिल कर दूं तो लगभग 12-13 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो ये आपके मुट्ठी में होगा। अब इसमें भी मैं थोड़ा सा 5 स्टार कर देता हूं, जिसे करना ही करना है, बिल्कुल स्किप करना नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको इसे 5 स्टार कर लेना है, हड़प्पा सभ्यता पढ़ना ही पढ़ना, वैदिक काल, महाजनपद काल और बौद्ध धर्म जैन धर्म, है ना, बहुत अच्छे से करना है। मौर्य काल, गुप्त काल को भी नहीं छोड़ना है। दक्षिण भारत के इतिहास में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो यहाँ का जो रूलर होता है ना उसके बारे में पढ़ना होता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ और ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया हूँ, है ना। तो ये सारा टॉपिक आपको करना ही करना। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई मॉक टेस्ट कहाँ से लगा, सॉरी कौन से इसके लिए बुक सोर्स होना चाहिए, मैं अभी आपको इसके बारे में बता दूंगा, पहले पैसेज बना के रखिए। अगला जो सेक्शन है आप लोग का इतिहास में, ये इतिहास में बता चुका हूँ, 35 नंबर का ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो रहा है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो पहला जो टॉपिक को कंप्लीट करना है वो करना होता है। हालांकि कुछ बुक में आपको ये चीजें नहीं दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्योंकि मध्यकाल में देखा जाए ना तो चूंकि अलग अलग जो है देश का जो है मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं, तो जिसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, जिसमें जो हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ते हैं, कासिम गौरी, मोहम्मद गौरी, और उसके बाद जो है मोहम्मद गजनी लिखता हूँ, उसके बाद गजनी आक्रमण करता है भाई, गजनी को कई जगह गजनवी लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ गज, कुछ महानुभव जो बोलते हैं कि सर गजनवी लिखा रहता है, तो इसलिए दोनों लिख दिया हूँ। और उसके बाद यह है मोहम्मद गौरी रहता है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हालांकि अलग अलग करके लिख दिया हूँ, बहुत छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं। तो जब भी आप ये टॉपिक कंप्लीट कर रहे होते हैं तो मैं आपको हमेशा ये चीजें बताता हूँ कि भाई मध्यकालीन भारत में देखा जाए तो चूंकि यूरोपियन मध्यकालीन भारत में बात करूँ तो भाई उस समय भी बाहरी लोग आक्रमण किए थे, मतलब अदर कंट्री के लोग, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना, जाहिर सी बात है। और ये पता होना चाहिए एग्जाम का जो डिमांड है ना अभी जिस तरीके का, तो आपको ये चीजें सब पता होना चाहिए, इसके उसका उद्देश्य के लेके, है ना, इसका खास तौर पर इनकी देन क्या है ना, जो कि मैं आपको बहुत कायदे से ये सारी चीजें सब बता चुका हूँ। दूसरा जो टॉपिक है आप लोगों का दिल्ली सल्तनत, यही से शुरू हो जाता है कहानी, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको 5 वंश के बारे में पढ़ना होता है, और सब कुछ नहीं, मैं दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ से सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। और कोशिश करिए कि मैक्सिमम चीजें अपने माइंड में जब सेट करते हैं तो वो पिक्टोरियल फॉर्म में, डायग्रामिकली आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करना है तो, ठीक है। ये बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ते हैं, पहला जो वंश होता है ये गुलाम वंश होता है, गुलाम वंश। दूसरा वंश होता है गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, बहुत ही महत्वपूर्ण है खिलजी वंश।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग तुगलक वंश को पढ़ते हैं, तुगलक वंश। उसके बाद यहाँ पे जो चौथा वंश है ये सैयद वंश, सैयद वंश। और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स लोधी वंश। लोधी वंश से कहानी शुरू हो जाता है मुगल काल का, है ना। अच्छा, आपके दिमाग में ये चैप्टर सेट कैसे होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और ये सब स्टार्टिंग में ही आपको कर लेना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मान लीजिए आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो ये जो चैप्टर आपका जो मान लीजिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इसमें से किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन को गलत कर रहा है, तो ये चैप्टर आपके दिमाग में छपा हुआ रहेगा, तभी आप जो है ना एनालिसिस कर पाएंगे क्वेश्चन को कि अच्छा ये चैप्टर मेरा कमजोर है, ये टॉपिक मेरा वीक है, तो उस पर जाके आपको काम करने की जरूरत होता है। और ये सभी लोग करते हैं, आपको भी यही तरीका को अपनाना है, तो ये सेट होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो ये हो गया। तो दिल्ली सल्तनत में मैं आपको बता ही दिया तोड़ तोड़ के कि भाई आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। चलिए, तो तीसरा जो चैप्टर है आप लोगों का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मुगल काल। मुगल काल, देखिए मुगल काल जब भी आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बारे में उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, साथ में मुगल का जो है शासन व्यवस्था कैसा था, उनका आर्ट एंड कल्चर कैसा था, बहुत ही महत्वपूर्ण नजर जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपके माइंड में सटा हुआ होना चाहिए और इसी तरीके से टॉपिक को आपको कंप्लीट भी करना होता है। चौथा चैप्टर है मुगल काल के बाद जो आप चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, यहीं पे प्रांतीय राजवंश है ना, प्रांतीय प्रांतीय राजवंश में देखा जाए तो खासतौर पे हम लोग जो है मराठा के बारे में पढ़ते हैं यार, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना। अलग अलग जो प्रांत है उसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रांतीय राजवंश से हमेशा क्वेश्चन आता है। पिछले बार मराठा से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मैं आपको बताया था, तो ये करना है, ठीक है। पांचवा जो फ्रेंड्स टॉपिक है यहाँ पे आपको जो कंप्लीट करने हैं, वो दक्षिण भारत की सॉरी मध्यकालीन भारत का जो है धार्मिक आंदोलन, मध्यकालीन भारत का धार्मिक आंदोलन, ठीक है। ये बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना होता। देखिए आपके मन में कई सारे अभी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो प्रांतीय राजवंश जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना, तो यहाँ पे हम लोग मराठा के बारे में पढ़ते हैं, बंगाल के बारे में पढ़ते हैं, जो अलग अलग प्रांत होता है ना। खासतौर पे जैसे ही मुगल व्यवस्था की सॉरी मुगल काल की मैं बात करूं, तो औरंगजेब का मृत्यु होता है, तो जो अलग अलग क्षेत्र था जो कि मुगल के अंदर में हुआ करते थे, तो जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है, तो वो जो छोटे छोटे प्रांत थे, तो वो क्या होता है कि स्वतंत्र होने लगता है। तो यही पे मैं लिखा हूँ प्रांतीय राजवंश, खासतौर पे मराठा, बंगाल, अवध, ये जो इंपॉर्टेंट प्रांत था कि बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे थे, जिसे आप कंप्लीट करना होता है, ठीक है। ये है। और उसके बाद यहाँ पे धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन में यहाँ पे जो मध्यकालीन भारत में जो जब भी आप कंप्लीट करते हैं, तो यहीं पे हम लोग सिख धर्म के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, अलग अलग जो धर्म है, भक्ति आंदोलन है, यहीं से कवर हो जाता है। तो ये जो सारे चैप्टर है, बस इतना ही कंप्लीट करना होता है यहाँ से, और इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 7 से 8 नंबर मुट्ठी में हो जाएगा। ये करना ही करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में बात करूं तो इतना महत्वपूर्ण है कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि भाई यहाँ से 22 से 25 क्वेश्चन तो यहाँ से रहता है, ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास से। अब आधुनिक भारत में के इतिहास में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, तो पहला जो चैप्टर है ये होता है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल, देखिए उत्तर मुगल काल जैसे प्रारंभिक मुगल काल पढ़ते हैं तो बहुत सारे बुक में आपको दिख जाएगा, और साथ में ही ये दोनों, ठीक है। क्योंकि उत्तर मुगल काल हम लोग जो नाम दिए ना, आधुनिक भारत में बात करूं तो यहीं से शुरू हो जाता है, बहुत सारे बुक में आपको दिख भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि जब औरंगजेब का मृत्यु होता है, तो उनके जो बेटे होते हैं ना, तो वो जो शासन व्यवस्था को आगे चलाते हैं, तो वहीं से उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा चैप्टर आप लोगों का जो होता है, ये होता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहां पे लिख देता हूं भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश का अधिपत्य, ठीक है। चौथा जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो यहीं पे आप जो है अस्थायी बंदोबस्त, महलवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था को कंप्लीट कर लेते हैं, और करना भी पड़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से, जहां से क्वेश्चन आता है। और बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक भी है ये दोनों टॉपिक बहुत ही फेवरेट है बीपीएससी का, ठीक है। चौथा है फ्रेंड्स आप लोगों का जो चैप्टर है ये आधुनिक भारत में जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह एवं किसान विद्रोह, यहीं पे लिख देता हूं, एवं किसान विद्रोह, ठीक है। पांचवा जो चैप्टर है ये है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। तो सामाजिक
धार्मिक, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसे करना ही करना है पूरा, ठीक है। यहीं पे नीचे मैं लिख देता हूँ, छठा जो चैप्टर है आप लोग का वो है, मैं इसे मिटा लेता हूँ जरा सा, तब दिखेगा सही से। छठा चैप्टर है फ्रेंड्स आप लोग का आधुनिक भारत के इतिहास में, वो है 1857 ईस्वी का महान क्रांति। देखिए ये जो चैप्टर मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल एक भी चैप्टर को नहीं स्किप करना है, मैं दोबारा कह रहा हूं, एक भी चैप्टर को यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूं बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। सातवां जो चैप्टर आप लोगों का है वो है क्रांतिकारी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आठवां जो चैप्टर है, अब यहाँ पे ये चीज मैं आपको जो पहले बताया था कि क्रांतिकारी गतिविधियां के बाद जो आप जो कंप्लीट करते हैं, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, तो जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, है ना। तो राष्ट्रीय आंदोलन जब भी आप कंप्लीट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे चीजों को आपको एक जगह कर लेना है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो प्रथम चरण का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, द्वितीय चरण का टाइम पीरियड पता होना चाहिए और तृतीय चरण का भी टाइम पीरियड पता होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि यहाँ से होगा क्या, जब आपकी ये सारी चीजें क्लियर होगा ना तो एग्जाम में क्वेश्चन को सही करने का संभावना बढ़ जाता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, राष्ट्रीय आंदोलन जब भी कंप्लीट करते हैं तो भाई इसे 3 खंड में हम लोग कंप्लीट करते हैं ना, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पहला जो है भाई राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, और इसका टाइम पीरियड होता है 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1919 तक, है ना। दूसरा जो चरण होता है 1919 से लेकर, यहाँ पे द्वितीय चरण लिख देता हूँ, द्वितीय चरण जो कि 1919 से लेकर 1935 तक होता है, और तृतीय चरण की मैं बात कर लूँ तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 1935 से 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद ना हो जाता है, ठीक है। तृतीय चरण को जो है गांधीवादी चरण भी कहा जाता है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पे जो आप राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे हैं, जो पहला चरण को देखेंगे, हालांकि ये सभी चरण बहुत महत्वपूर्ण है, और यहीं पे भी गांधी जी के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से, हालांकि 1919 के बाद गांधी जी के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप कंप्लीट कर रहे हो तो यहाँ पे जो कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है ना, महत्वपूर्ण अधिवेशन बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 9वां जो टॉपिक होता है, 9 नंबर का यहाँ पे लिख देता हूँ, वो होता है गवर्नर जनरल और वाइसराय, इसके बारे में पढ़ना होता है, और कंप्लीट हो जाता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन और प्राचीन। तो ये कंप्लीट फ्रेंड्स था हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन आता है उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं साइंस के लेके, मैं थोड़ा सा इसे मिटाता हूँ और उसके बाद मैं आपको साइंस के ऊपर में लेके चलता हूँ कि साइंस में आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स साइंस के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले जो आप लोग का जो सेक्शन है वो बायोलॉजी का, ये सारा टॉपिक यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, जो कि लिखूंगा तो और बड़ा वीडियो हो जाएगा ना, और जो कि ऑलरेडी वैसे भी लगभग 20 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया है, तो मैं नहीं चाहता कि भाई आपका टाइम बर्बाद हो। तो आप देख सकते हैं बायोलॉजी का ये सारा टॉपिक, उसके बाद आपके सामने केमिस्ट्री का ये सारा टॉपिक दिख रहा होगा, ये करना ही करना है, उसके बाद फिजिक्स का ये सारा टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो ये इकोनॉमिक्स का सारा टॉपिक आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, उतना ही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद पोल साइंस का ये सारा टॉपिक आपको दिख रहा होगा, है ना। उसके बाद पोल साइंस के बाद आप लोगों का जो कई सारे डाउट रहता है कि ज्योग्राफी के लेके, तो आप इंडियन ज्योग्राफी का ये सारा टॉपिक, और ये जो आप देख सकते हैं आगे वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का सारा टॉपिक। अब आती है करंट अफेयर्स की बारी, तो करंट अफेयर्स का पहले सारा टॉपिक देख लीजिए, ये सारा टॉपिक आपका करंट अफेयर्स का है, इतना ही करना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। अब आ जाते हैं हम लोग स्पेशल बिहार पे। स्पेशल बिहार में मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ कि बिहार के संदर्भ में आप जब भी कंप्लीट कर रहे होते हैं तो बिहार का ज्योग्राफी और बिहार का हिस्ट्री को अच्छे से कवर करना है, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा सारे टॉपिक, ठीक है। ये था। अब समस्या तब उत्पन्न होते हैं कि भाई इसके लिए बुक हम कौन सा फॉलो करें, ये तो आपने बता दिए, बुक्स के लिए कई सारे आपके मन में दुविधा है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं 10 बुक को बैठ जाते हैं पकड़ के, और पता चलता है बाद में कि एक भी बुक को आपने सही से कंप्लीट नहीं किया।
देखिए यहाँ पे दो चीजें के लेके मैं चर्चा करूंगा। पहले तो आपका जाहिर सी बात है, आप किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं तो आपके पास नोट्स होगा, है ना। उस नोट्स को मैक्सिमम आप यूज करिए। मैं क्यों कहूंगा, अच्छा जब भी नोट्स कंप्लीट कर रहे होता है, थोड़ा सा नोट्स में देखिए कि भाई जो आपकी एग्जाम की डिमांड है वो चीज फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब, मान लो जो टॉपिक कंप्लीट कर रहा है तो वो टॉपिक का सारा फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो है या नहीं है। नहीं है तो उस नोट्स को फाड़ के फेंक दीजिए, कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करिए। तो नोट्स को अभी क्या करना है, पढ़ना है। अगर अच्छी नोट्स है तब, नहीं है अच्छी नोट्स तो मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं जो बताया हूँ, आप क्या कर सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी है ना, ओल्ड एनसीईआरटी का जो मैं चैप्टर बताऊं वही चैप्टर जाके पढ़ लीजिएगा। और जब शुरू में ही आप वो पढ़ेंगे तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट होगा उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। नोट्स नहीं बनेगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ना। तो एंशिएंट के लिए ओल्ड एनसीईआरटी है ना, आर एस शर्मा की आती है, आर एस शर्मा की, उसको करिए, है ना। और आप चाहे तो भाई लुसेंट का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन आर एस शर्मा को जरूर देख लीजिएगा। सारे टॉपिक नहीं, मैं जो चैप्टर अभी बताऊं वही चैप्टर, और हार्डली जो है एक सप्ताह में पूरा अच्छे से कर लेंगे, है ना, एक सप्ताह लगेगा भी नहीं। मेडिवल के लिए जो टॉपिक बताया हूं, मेडिवल के लिए मैं कहूंगा भाई आप क्या करिए, लुसेंट को कर लीजिए। और किसी का नोट्स है, किसी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, नोट्स है तो और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न के लिए आप क्या करिए, कोई भी बुक को मत छुइए। मैं एक बुक बताता हूँ स्पेक्ट्रम, और उसमें जो चैप्टर बताया हूँ वही चैप्टर। अब ये इतना टाइम है जो स्पेक्ट्रम है, तो जो हाईलाइट जो टॉपिक जो मैं किया हूँ उसके लिए करना ही करना है ना। उसको सारे टॉपिक नहीं करना होता है, और हार्डली आप 10 दिन में अच्छे से कर सकते हैं। और नोट्स में नहीं बनाना, आपके पास टाइम नहीं है। हाँ, किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, आपके पास नोट्स होगा तो भाई उसका सहारा तो ले ही रहे होंगे, मुझे पता है, ये करना है। सेम कंडीशन बायोलॉजी के लिए, बाकी सेक्शन के लिए ये अप्लाई करना है। अब साइंस के लिए जो है, आपके मन में कई सारे डाउट है कि क्या करें, तो भाई मैं कहूंगा साइंस के लिए लुसेंट से अच्छी तो कोई बुक अभी तक नहीं है ना। क्योंकि आप क्या करिए, अच्छा लुसेंट का कौन सा था, स्पेशल साइंस की आती है वो करना है, या फिर जो सारे सेक्शन एक में वो, तो मैं कहूंगा सारे सेक्शन है उसको करिए। जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैं यहाँ पे लिखा था उस टॉपिक में जाके जो स्पेशल साइंस की बुक है। देखिए अब यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है। कुछ लोग का कहना है कि मेरे पास दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, क्विक बुक। कुछ लोग का कहना है कि मेरे पास एनसीईआरटी सार संग्रह है अरिहंत का। अरिहंत में थोड़ा सा इरर है, थोड़ा सा नहीं कहूंगा बहुत इरर है, थोड़ा सा देख सोच समझ के करिएगा काम। तो कोई भी बुक है, एक दो है चलेगा, है ना। लेकिन अगर नोट्स है तो अच्छी बात है, ये सारी चीजें के लिए। अच्छा एक बात मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ, क्या करिए, आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी होता है। मॉक टेस्ट से आप में निखार आएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत करेंगे ना जिस टॉपिक का, तो जाहिर सी बात है उस टॉपिक पे जाके रिवीजन करेंगे। और जब रिवीजन करेंगे यार चीजों को, तो ये चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आता ही है, और उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाता है। मतलब की संभावना, आप गलती करेंगे ही नहीं, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो ये है। अब एक जो अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के लेके, भैया मैं आपको फिर सिखा रहा हूँ, करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो एसपीडी को तो करना ही करना है यार। एसपीडी अभी जो है इस मंथ का आ गया है, अगस्त 1 अगस्त तक का आ गया है, तो एकदम उसे पी जाइए लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन करने का मतलब, इसका एक होता है वन लाइनर वाला सेक्शन, है ना, वन लाइनर वाला सेक्शन, और एक होता है ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन। तो ये दोनों करना है, और जो वो दोनों लास्ट में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स, ये एक तो एसपीडी का हो गया। दूसरा है किसी का नोट्स मिल जाता है प्रतियोगिता दर्पण का, वो करिए साथ में, या फिर क्रॉनिकल का आ जाता है वो करिए, या फिर ये दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। किसी का शॉर्ट नोट्स मिल जाता है तो, क्योंकि पूरा आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात होता है ना, मैं कह रहा हूँ ना, प्री का आपका जब जो एग्जाम होता है, प्री का जो डिमांड होता है उसमें मैक्सिमम चीजें आपके माइंड में सेट होना चाहिए, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट सूचकांक है, गवर्नमेंट का जो स्कीम है, चाहे बिहार गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम, जो भी योजनाएं हैं, ये चीजें दिमाग में सेट होना चाहिए। और बजट प्लस आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा आर्थिक समीक्षा की मैं बात करूं, बजट आर्थिक समीक्षा, वो बिहार का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों करना है, ठीक है। और यहाँ से सारे की पॉइंट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। इतना करिए तो इकोनॉमिक्स का भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएगा, करंट अफेयर्स में जो आता है वो तो सही हो ही जाएगा, ठीक है। इतना ही करिए ना, मैं कह रहा हूँ ना, प्री कभी नहीं रुकेगा, लोग कर ही नहीं पाते, इतना कम चीज नहीं कर पा रहे। तो आप बताइए, एक ऑफिसर बनने चाह रहे हैं, है ना, और इतना नहीं कर पा रहे, तो भाई अब मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा मॉक टेस्ट के लेके मैं आपको बता चुका हूँ, मॉक टेस्ट देना जरूरी है। तो क्या करिए, एग्जाम तक, क्योंकि आपके पास लगभग 55 दिन है, मैं आपको बता चुका हूँ, 55 डेज फर्स्ट लेफ्ट, इतने ही बचे हुए हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, मॉक टेस्ट। अब सप्ताह में 3 लगा रहे तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 लगाना ही है। तो मैं भी आप लोगों के बीच में मॉक टेस्ट भी लेके आया हूँ, और 60 डेज का स्टडी प्लान भी लेके आया हूँ स्पेशल प्री के लिए। तो आप जो लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे है, जाके जुड़ जाइए, वहां पे सब कुछ आपको दिख जाएगा। हालांकि यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, तो आप चाहे तो आ सकते हैं, स्वतंत्र है आप लोग। और मैं कहूँगा बस इतना ही करिए यार, प्री नहीं रुकेगा।
बहुत ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके जो निखार आएगा ना आपके अंदर वो प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। और जो चैप्टर में बताया हूँ तो आपने थ्योरी तो जाहिर सी बात है जो बुक में बताया हूँ उससे कर ही सकते हैं, या फिर जो भी नोट्स है उससे कर ही सकते हैं, करना ही है, कर सकते नहीं है। साथ में उसे जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाना है जरा सा देख लीजिएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव के लिए तो पीवाईक्यू है आपके सामने, और दूसरा जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन, ये है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इतना काम करना है, आपका काम हो जाएगा आसान, ठीक है फ्रेंड्स। आसान क्या, प्री में 110 नंबर मैं कह रहा हूँ ना, उससे ज्यादा नंबर आएगा, लेकिन कट ऑफ कम ही जाता है, लगभग 90-92 के आसपास में। टारगेट आपका 110 प्लस का होना चाहिए, कभी प्री नहीं रुकेगा। और चूंकि आप जो मेंस के लिए अभी सोचिएगा इस टाइम, चूंकि आपके पास नहीं टाइम है, यूट्यूब पे बहुत सारे चीजें चल रहा है अभी दुनिया में, है ना, तो उस दुनिया से थोड़ा सा हट के काम करिए। आपके पास टाइम नहीं है मेंस करने का, हाँ अगर कर सकते हैं तो 2 सेक्शन मैं कहूँगा, 2 या 3 सेक्शन, खासतौर पे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री जो कि आपके मेंस का भी सेक्शन है, ये दोनों, और पॉलिटी, ये तीनों को चाहे तो देख सकते हैं। और जो मेंस का टॉपिक है मैं बता चुका हूँ पहले भी, यूट्यूब पे जाके चेक कर लीजिए, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसका टॉपिक भी शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, सब कुछ फ्री है, जो भी लोग इच्छुक है तो जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो जाहिर सी बात है वीडियो बना के दे ही देता हूँ, लेकिन मोस्टली चांस होता है कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।